गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ जहाँ पर मनुष्य रहता है उसे मानव बस्तियाँ कहते हैं। मानव बस्तियाँ का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों के संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं उसे मानव बस्तियाँ कहते हैं। घरों के संकुल मतलब घरों के समूह। जो घरों के समूह होते हैं जहाँ पर घने घर बने होते हैं, बहुत सारे घर बने होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उनको बस्ती कहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपनी आर्थिक पोषण के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व करते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र को बांटा जाता है। मानव बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ पर मनुष्य रहता है। घरों के समूह को मानव बस्तियाँ कहते हैं और लोग अपने रहने के लिए मकानों और इमारतों का निर्माण करते हैं, वहाँ पर अपने आर्थिक क्रियाएं भी करते हैं। बस्ती का जो मूल रूप होता है वो लोगों के घरों के साथ साथ जहाँ पर मनुष्य को संसाधन मिलते हैं उस आधार पर उस क्षेत्र का बंटवारा करता है, उस क्षेत्र को बांटता है और उसे बस्ती का रूप देता है। बस्ती आकार और प्रकार में भिन्न होती है। एक ऐसा परिसर जहाँ पर ऐसा फैलाव जहाँ पर मनुष्य रहता है वो बस्ती कहलाता है। वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यह परिसर एक पल्ली से लेकर एक महानगर तक होता है। पल्ली का अर्थ है थोड़े से घरों का समूह और महानगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो एक छोटे से घरों के समूह से लेकर बहुत सारी जनसंख्या के घरों के समूह तक इस बस्तियों का आकार होता है और आकार के आधार पर ही वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसा आकार होगा वैसी ही आर्थिक क्रियाएं होगी, वैसा ही पारिस्थितिकी होगा मतलब वहाँ पर रहन सहन होगा और वैसे ही प्रौद्योगिकी होगी, वहाँ पर वैसे ही उद्योग लगेंगे जैसा वहाँ का आकार होगा। अगर आकार छोटा है तो वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं कम होंगी, छोटी होंगी और वहाँ पर जो रहने की इमारतें हैं वो भी छोटी होंगी और वहाँ पर उद्योग भी छोटे ही लगेंगे। बड़े आकार में बड़े बड़े उद्योग होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बड़ी बड़ी सड़कें होंगी, आर्थिक क्रियाएं भी बहुत बड़े पैमाने पे की जाएंगी। जैसे हम गांव और नगरों को हमें तुलना करते हैं। गांव में लोगों की छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं और वहाँ पर लोग ज़्यादातर कृषि करते हैं, कृषि के कार्य करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, उसे गांव कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, पक्की इमारतें हैं, डबल और ट्रिपल मंजिल घर बने हुए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उद्योग लगे हुए हैं, ये वाले जो क्रियाकलाप वाले जगहें होती हैं, बड़े बड़े अधिवास वाले क्रियाकलाप होते हैं, जगहें होती हैं, उनको हम नगर कहते हैं। वहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप होती हैं। मैंने आपको द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप के विषय में पहले पढ़ा चुकी हूँ। मैंने बताया था कि जो द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं वो उद्योग होते हैं और तृतीयक क्रियाकलाप सेवाएं होती हैं। सेवाएं जैसे चिकित्सा की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, परिवहन और संचार की सेवाएं, इन्हें हम द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं। ये दोनों क्रियाकलाप जो होते हैं वो नगरों में ज़्यादातर होते हैं और गांव में प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। गांव अपने जो लोग होते हैं वहाँ पर अपने निर्वाह के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं और जो नगर होते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जाते हैं और वहाँ पर जो ज़्यादातर कार्य सेवाओं पर निर्भर होता है। सेवाएं मतलब संचार और परिवहन के साधनों के ऊपर निर्भर होता है। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं।
वहाँ पर रहने वाले लोग ग्रामीण बस्तियों के साथ संचार और परिवहन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। गांव से वो भोजन के साथ साथ कच्चे माल, कच्ची वस्तुओं को उपलब्ध करते हैं। गांव से नगर में रहने वाले लोग गांवों से अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं, वित्तीय क्रियाकलाप हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर होते हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों को उद्योगों के द्वारा तैयार माल में बदला जाता है तो उसको बदलने की प्रक्रिया को वित्तीय क्रियाकलाप कहते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं लोगों को गाँव से मिलती हैं, और गाँव से कच्चे माल को उपलब्ध कराने के लिए लोग संचार और परिवहन के साधनों के साथ जुड़े हुए हैं गाँव के साथ। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में सामाजिक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। गांव के लोग कम गतिशील होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कम जाते हैं, और जो शहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा गतिशील होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जाते हैं, वो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग जो सामाजिक संबंध है उसमें घनिष्ठ होते हैं, और नगर के लोगों के लिए, नगरवासियों के लिए सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। नगर के लोग सामाजिक संबंधों को औपचारिक रूप से ही निभाते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वो जो सामाजिक संबंध है वो गहराई से लेकर चलते हैं, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो कम दूरियों में जाते हैं, एक साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन जो नगर के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में, और अपने परिवार के साथ वो कम समय बिता पाते हैं। ये तो था गांव और नगर में अलग अलग डिफरेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि गांव में छोटे छोटे स्कूल होते हैं, नगरों में बड़े बड़े डिग्री कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेजेस होते हैं। गांव में प्राथमिक स्कूल होते हैं, जूनियर स्कूल होते हैं, और गांव की सड़कें कच्ची होती हैं, नगर की सड़कें पक्की सड़कें होती हैं। वहाँ पर परिवहन के साधन होते हैं, गांव में परिवहन के साधन कम होते हैं, नगरों में संचार के साधन ज़्यादा होते हैं। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे गांव के जो घर हैं वो कच्चे घर होते हैं, नगर के जो घर होते हैं वो पक्के होते हैं, 2 मंजिल होते हैं, 3 मंजिल होते हैं। गांव में 1 मंजिल घर पाए जाते हैं। गांव के लोगों के जो क्रियाकलाप है उसमें ज़्यादातर कृषि की जाती है, और जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर उसके ऊपर निर्भर होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप के ऊपर। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां, जैसे आपके सामने ये प्रकार दिए हुए हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार हैं: गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित। नंबर 2 अर्धगुच्छित अथवा विखंडित। नंबर 3 पल्लीकृत, और नंबर 4 परिक्षिप्त और अथवा एकांकी। जैसे कि इन्होंने अथवा लिख के बताया है, ये इनका मतलब ये है कि गुच्छित जो होता है उसे अकेंद्रित भी बोलते हैं, और अर्धगुच्छित का मतलब है विखंडित, जो दूर दूर होते हैं या बिखरे हुए होते हैं उसे विखंडित कहते हैं। गुच्छित का मतलब है एक ही जगह पर इकट्ठे घने बसे हुए घर, और अर्धगुच्छित या विखंडित का मतलब है अलग से विखंडित हुए, अलग अलग किए गए, पृथक किए गए घर। और पल्लीकृत जिसमें कम घर होते हैं, और जो एकांकी होते हैं उसमें एक अकेली कोई एक जगह पर बस्ती बनी हुई होती है पूरे, जैसे पर्वत के ऊपर, पर्वत की सीढ़ी के ऊपर, ज़्यादातर पर्वतीय भागों में ये घर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। जैसे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ऐसे ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भौतिक लक्षण थे। वैसे ही ग्रामीण बस्तियों में भी भौतिक लक्षण प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 है, जिसमें भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। ये पॉइंट्स जो है भौतिक लक्षण कहलाते हैं। और भौतिक लक्षण में भूभाग की प्रकृति, मैदानी है, पर्वतीय है, ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचा है, कैसा है धरातल,
जलवायु वहाँ की कैसी है, जल की उपलब्धता है कि नहीं है। अगर जल उपलब्ध है तो वहाँ पर जनसंख्या ग्रामीण बस्तियाँ जो होंगी घनी होंगी। अगर वहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण बस्तियाँ विरल होंगी, विखंडित होंगी। घनी बसी हुई जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है, मैदानी भाग होता है, जलवायु अच्छी होती है, जल की उपलब्धता होती है, इसीलिए वहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। सांस्कृतिक नंबर 2 पर है सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, जिसमें सामाजिक संरचना, जनसंख्या और धर्म है। लोग जो है एक तरह की जाति और धर्म के लोग आपस में मिलकर अलग तरह के गांव बनाकर रहते हैं, पल्ली की तरह या फिर विखंडित गांव बन जाता है। इस तरह से अलग अलग समूह सा बनाकर घरों का रहते हैं, जिसे बस्ती कहा जाता है। और वो गांव जो कई बार ऐसा गांव हमें देखने को मिलता है जिसमें एक ही तरह के, एक ही जाति के या एक ही धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उसे भी गाँव को प्रभावित करने वाले कारकों में लिया गया है। सुरक्षा संबंधी कारक, जहाँ पर चोरियाँ डकैतियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। लोगों को अपनी सुरक्षा बहुत प्यारी होती है, इसलिए जहाँ पर चोरी डकैती ना हो, सुरक्षा ज़्यादा हो, वहाँ पर घनी बस्तियाँ बसती हैं। इस तरह से जो ये बस्तियों के प्रकार आपके सामने दिए गए हैं ये भी इन्हीं कारकों से प्रभावित होती हैं। गुच्छित का मतलब है घनी बसी हुई, अर्धगुच्छित कम घनी बसी हुई, खंडित बस्तियाँ कहलाती हैं। पल्लीकृत में कम घर होते हैं और एकांकी में और भी ज़्यादा कम। और इस तरह से जो ये अलग अलग टाइप्स के जो घर हैं, ग्रामीण बस्तियां हैं, ये प्रभावित होती हैं इन भौतिक लक्षणों से। जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, वहाँ पर घने बसे हुए घर होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट ये गुच्छित बस्तियों का है, ये घनी बसी हुई हैं। ये ज़्यादातर जो पाई जाती हैं उत्तरी मैदानों में पाई जाती हैं, जिसमें मध्य भारत में भी पाई जाती है, बुंदेलखंड और नागालैंड में। और राजस्थान में जल के प्रभाव में उपलब्ध जल साधनों, जहाँ पर जल का अभाव होता है, उसमें उन जगहों में जहाँ पर जल बहुत ज़्यादा अचानक से कहीं पाया जाता है वहाँ पर लोग घनी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। राजस्थान में जल की कमी होती है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जल संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ पर लोग घनी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं, उसे कहते हैं गुच्छित बस्तियाँ। और इसके अलावा उत्तरी मैदानों में जहाँ पर जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जलोढ़ के मैदानों में उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर लोग घनी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। नदी के किनारों के पास देखिए बस्तियाँ, खेत खलिहानों के आसपास, इस तरह से अलग अलग जगह पर जहाँ पर लोगों को रहने की सारी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर वो गुच्छित बस्तियों के रूप में अपने घर बनाकर रहते हैं। इनकी जो शेप होती है ये आयताकार भी हो सकती है, रेखिक भी हो सकती है, अरीय भी हो सकती है। इस तरह से ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके बाय।